हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से पॉडकास्ट में। इस समय हमारे साथ है अंकित विश्वकर्मा जी, जिनका एमएसटी सीटी एग्जाम में 99.32 परसेंटाइल आया है। अंकित जी, अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित विश्वकर्मा। इस साल मैंने सीटी एंट्रेंस एग्जाम दिया और मेरा परसेंटाइल आया है 99.32 परसेंटाइल। और मैंने एडमिशन लिया है अंधेरी के सरदार पटेल एसपीआईटी कॉलेज में, सीएसबी डेटा साइंस ब्रांच में। क्या बात है, मुंबई का टॉप कॉलेज आपको मिला है। तो क्या ये जो कॉलेज आपको मिला है वो पहले राउंड में ही आ गया या फिर इसका कुछ प्रोसीजर था? मतलब सर, पूरा प्रोसीजर था सर। मेरे को पहले कैप 1 में सर अलॉट हुआ वालचंद सांगली का सीएस। फिर उसके बाद मैंने बेटरमेंट राउंड में गया सर, वहां पर मेरे को उसी कॉलेज का टीएफडब्ल्यू सीट भी लग गया सर। तो मतलब जो वालचंद कॉलेज में टीएफडब्ल्यू सीट? यस सर, विद सीएस ब्रांच के साथ मेरे को लग गया सर। बट कैसा था सर कि अपनी मुंबई को छोड़ना नहीं था सर, तो मैंने और वेट किया, कैप 3 तक वेट किया। और मेरे को कैप 3 में सर मेरा ड्रीम कॉलेज सर सीएस विद डीएस के साथ एसपीआईटी लग गया सर। यहाँ पे नॉर्मल फीस में लगा है? हाँ यस सर, मेरा वहां पर कैसा फीस है, जो ओपन कैटेगरी का फीस है उस फीस पे मेरे को लगा है सर। चलो बहुत बढ़िया। तो ये इस समय जो है कि सरदार जो पटेल कॉलेज है, जो अपने आप में बहुत फेमस है मुंबई के अंदर अंधेरी में, उसमें इन्हें सीएस ब्रांच में लगा हुआ विद डेटा साइंस। यस सर, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि अपनी जो जर्नी है, जब आप लगभग ये समझ लो कि जब आपने माइंड बना लिया कि आपको एंट्रेंस क्लियर करना है, तो ये पहले से ही क्लियर था कि आपको एमएससी सीटी देना है या फिर आप जेईई मेन के पीछे जा रहे थे? क्या था, क्या थोड़ा सा अपने बारे में जरा बताइए एग्जैक्टली। जी सर, ये सर सवाल सच में जेन्युइन सा था। कैसा था ना सर, स्टार्ट मैंने भी जब किया था ना सर अपना जर्नी प्रिपरेशन का सर, तो यही था कि जेडब्ल्यू से स्टार्ट करना है सर, मेंस एंड एडवांस वगैरह सर। फिर उसके बाद करते गए फिर थोड़ा कैसा सर प्रिपरेशन थोड़ा उतना हो नहीं पा रहा था, जिसके कारण सर मुझे ऐसा फील आया कि जो हमारी कैपेबिलिटी है हम लोग उसी पर फोकस करते हैं। तो सर जेडब्ल्यू का मैंने एंट्रेंस की तैयारी करते बट मेरे को एग्जाम में ऐसा फिर कुछ आया कि सर लगा कि मैं सीडी में अपना बेटर दे सकता हूँ। मतलब जेडब्ल्यू मैंने किया सर, उसमें मेरा परसेंटाइल था 94.95 परसेंटाइल था, जिससे मैं सेटिस्फाइड तो नहीं हो सकती क्योंकि उससे मेरे को एनआईटीज वगैरह मिल रहे थे, मगर टॉप 10 एनआईटीज के बाद की मिल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एंट्रेंस की तैयारी करूँ, तो मैंने सीडी का फिर तैयारी किया सर। और जिसके सर आप और दिनेश सर फिर मेरा तो सर हो ही गया सर एकदम बढ़िया। तो मतलब आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि आप 12th के बाद एक साल गैप लिया आपने? जी सर, 12th के बाद सर ड्रॉप था। तो मतलब कि इन्होंने ड्रॉप लेके एमएसटी सीटी की तैयारी की थी। तो 2021 में आपने बोर्ड एग्जाम दिया था। जी सर। फिर आप एक साल पूरा ड्रॉप लिए और जो है कि पूरा प्रिपरेशन जो है कि आपने हमारे साथ में क्या बोल रहे हैं? एग्जैक्टली क्या रूटीन क्या होता था आपका? एक ड्रॉपर के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप इस सिचुएशन में खड़े हो जहां पे नवंबर मंथ चल रहा है, तो एक बच्चे का क्या रूटीन होना चाहिए ड्रॉपर्स के लिए? जी सर, सबसे पहले तो बड़ी बात हो जाता है सर, जब आप एग्जाम दो फिर आपको आपका ड्रीम कॉलेज ना मिले सर, तो ऐसा प्रेशर हो जाता है ना सर कि मतलब वो बस वो स्टूडेंट ही समझ सकता है। क्योंकि सर घर वालों का प्रेशर, उसके बाद कैसा था कि मतलब आपके फ्रेंड्स वगैरह भी दिखते हैं, आप ही के साथ वाले जो क्लासमेट्स थे वो आपके साथ वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन अंदर सर वो रहता है सर, वो सिर्फ वही बंदा समझ सकता है सर जिसका एग्जाम मतलब जिस जो कॉलेज चाह रहा था वो उसे नहीं मिल पाया सर। तो मेरे पर भी साथ में ऐसा हुआ था फ्रेंड्स, मगर कैसा था फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल में करके रखा था। और कैसा हुआ था, ड्रॉप लेने के बाद भी कुछ 1-2 मंथ मेरे वेस्ट ही हो गए थे। मैं पढ़ रहा था मगर वो कैसा था, कुछ वैसा मोटिवेशन नहीं था कि कुछ करे क्या है। अपना एकलव्य बैच भी सर उसका सीडी को स्टार्ट नहीं हुआ था सर, सीडी का जो। उसके बाद सर कैसा हुआ, जब नवंबर के आसपास का टाइम आया ना सर, तो मैं देखा सर यूट्यूब वगैरह पे दिनेश सर का सर हमारा एकलव्य का था सर, वहां से सर मैंने स्टार्ट किया। तो उसमें सर जो सिनॉप्सिस उसके बाद एमसीक्यूज वगैरह स्टार्ट होते सर, उसके बाद पता नहीं कैसा फ्लो बना सर, और फिर सर चलता गया सर। फिर सफर बहुत खतरनाक था सर। आप जो है कि लगभग हम बोल सकते हैं कि क्योंकि पिछली बार जो मुझे याद है कि जो एकलव्य बैच थी वो नियर अबाउट अक्टूबर के आसपास हमने रिलीज किया था। तो आपकी पढ़ाई अक्टूबर से 9 अक्टूबर से स्टार्ट किया। उसमें भी लेट हुआ था सर मेरे को, मैं बहुत डिले कर गया था सर। तो भाई जो ड्रॉपर्स हैं, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मैं ड्रॉप लेने का सोच रहा हूं या ड्रॉप ले लिया हूं लेकिन पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, तो शायद ये एक बहुत बड़ी बात होने वाली है कि भाई लेट नहीं हो, बस आपको शुरू करने की देरी है। लेट नहीं हो, ये बात तो है। मेन सर कैसा मोटिवेशन से तो बहुत कुछ होता था सर ऐसा, बट मोटिवेशन बहुत दिन तक नहीं चलता है सर। मेन होता है डिसिप्लिन प्रॉपर सर। जो बैचेस वगैरह सर थे जो जिससे मैंने पढ़ाई किया ना सर, उसने मेरे को एक चीज तो बताया कि सर प्रॉपर डेली उस टाइम पे आकर बैठना, वो डिसिप्लिन सर मेरे को बहुत काम कर गया सर। आपने मेन रीजन वो था। क्या था, आपने ऑफलाइन कहीं पे ज्वाइन किया था कि ऑनलाइन? ना सर, ऑफलाइन तो कुछ नहीं था सर, ऑफलाइन कुछ नहीं सर, जो भी है सिर्फ सेल्फ स्टडी। और सर आप दिनेश सर और आप लोग की सर जो अपना एकलव्य बैच था, फिर उसके बाद सर जो वगैरह पेड बैचेस आए ना सर, उसने सर बहुत बुरा काम हुआ उससे। अच्छा, तो आप पिछले पेड बैचेस में भी थे? मतलब सारे पेड बैचेस, सारे सर। ओके, तो मतलब आप बेसिकली ये बोलना चाह रहे हो कि आप पूरी तरह से मोबाइल से ही जुड़े थे। अभी जो सबसे बड़ा जो इश्यू होता है आज के जमाने में पेरेंट्स के लिए कि बच्चा दिन भर मोबाइल लेके बैठा है, अब पेरेंट्स को तकलीफ होती है कि भाई ये कर क्या रहा है,
तो क्या आपको भी ऐसा होता था कि घर वालों का एक प्रेशर होता था कि यार दिन भर मोबाइल लेके बैठा है, जी सर, ये एक्चुअली कर क्या रहा है? मेरे साथ तो ये था सर, मतलब कैसा है ना, मैं जितना भी पढ़ता सर, कॉलेज तो जाता था नहीं सर, क्योंकि ड्रॉप था सर, तो कॉलेज तो जाना था नहीं सर, तो घर पे जितना था मैक्सिमम टाइम मैं पढ़ता ही था सर। तो पढ़ने में कैसा था सर, मतलब जब भी पढ़ो सर लेक्चर तो मोबाइल पर ही देख पाऊंगा सर। एक्चुअली कुछ लैपटॉप वगैरह तो है नहीं जिसमें मतलब अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनको समझ में आ जाए हाँ लेक्चर चल रहा है, बट मोबाइल में कैसा ईयरफोन करने किया तो उनको मतलब ये लगता था कि जैसा कुछ मूवीज वगैरह चल रहा है, वेब सीरीज वगैरह है, बट मैं कैसे समझा सकता था कि वो वेब सीरीज नहीं चल रहा है, वो दिनेश सर का चैनल चल रहा है, उसमें मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। वो तो रहता था सर, ये बात तो है सर, वो अंदर से आता था, मतलब सब सोचते थे कि दिन भर मोबाइल लेके बैठा रहता है वो, मतलब घर में भी सब बोलते ही थे, ये बात तो है सर। अच्छा, जो दूसरा जो क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है जी सर। कि सोशल मीडिया पे आप हो, मतलब मोबाइल लेकर बैठे हो और यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि यार यूट्यूब पे एक लेक्चर खत्म हुआ तब तक उसके बाद बहुत सारे शॉर्ट्स और बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं, तो डिस्ट्रक्शन का क्या रहता है? मतलब डिस्ट्रक्शन तो बहुत होता होगा यूट्यूब पे। मेन ये सर यूट्यूब क्या सर, एक्चुअली लोग आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे सर कौन नहीं है, इंस्टाग्राम पे सर वो जो रील्स ने सर इतना ट्रेंड कर दिया है सर, ये है कैसा थोड़ा सा प्रेशर होता है, सब क्या चल जाते हैं रील्स वगैरह देखने चले जाते हैं सर। तो मेरे साथ भी कुछ स्टार्टिंग में ये होता है, जो मेरा डिले हुआ ना सर प्रिपरेशन में, जैसे नवंबर में इतना स्टार्ट हो सर, रीजन यही था कि कुछ मैं भी थोड़ा सोशल मीडिया पर सर रील्स वगैरह सब बहुत देखने लग गया था, जिसके कारण सर मेरे को थोड़ा अंदर से आया कि ड्रॉप लेने के बाद भी ऐसा कर रहा हूँ सर, तो अंदर से एक होता है ना कि ये कर क्या रहा है, जो कर रहे गलत कर रहे हैं ना सर, तो फिर उसको मैंने अवॉइड किया सर। रील्स वगैरह सर मैंने क्या किया, सभी को अनफॉलो वगैरह करके सर एकदम मतलब जितना कम से कम सर उस पर कुछ नहीं, ओनली सर लोग का चैनल वगैरह सब्सक्राइब करना और कुछ मोटिवेशनल रहा है ऐसा बस मैंने उस पर करके रखा था, उसका नोटिफिकेशन वगैरह तो सब एकदम ऑफ था। व्हाट्सएप वगैरह सर सारे के सारे ग्रुप्स मेरे म्यूट रहते थे, तो मैंने अवॉइड कर लिया सोशल मीडिया था को आपने एकदम अपने कंट्रोल में किया था। एकदम। मेरे ख्याल से उसको ये क्या- बहुत बड़ा मैसेज है उन बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया के बोलते ना कि ग्रसित हैं, क्योंकि अगर आप उससे छुटकारा पा लिए तो आपने आधी जंग जो है कि जीत ली है। चलो इसके बाद सर। मैं जानना चाहूंगा कि जो जर्नी थी आपकी एंट्रेंस एग्जाम जब आप दे रहे थे तो उस समय पेपर कैसा था, क्या परसेंटाइल बने थे, मार्किंग स्कीम जो चेक होती है तो उसमें कितने मार्क्स बन रहे थे, एक डिटेल जरा एनालिसिस पूरा करके बताइए मुझे। हाँ सर, पेपर का सर कैसा एग्जाम हॉल में सर, मतलब मेन कैसा सर, मैंने एक चीज देखा है कि मॉक टेस्ट जो हम बैठ के देते हैं ना, वो कहने को है कि हाँ सर पूरा एग्जाम का माहौल देगा, बट रियल एग्जाम सिचुएशन तो सर जो बंदा गया है सर उसको ही पता है सर। जाने के बाद कैसा सर मैं बैठा सर, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो फिर भी सर, केमिस्ट्री का सर अगर कुछ मैं बोलने जाऊँ तो सर उसको कुछ मेरे को बोलना ही नहीं है सर। वो आपका जो 9 घंटे का सर जो सीरीज था ना सर, वो पता नहीं क्या सीरीज था सर, ऐसा था मतलब सर ऐसा क्वेश्चन, मैं एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन को क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्लिक किया, क्वेश्चन देखा, क्लिक किया, क्वेश्चन देखा सर, 50 क्वेश्चन से मैं 35 को क्लिक करके आया सर, ऑन द स्पॉट क्लिक करके आया हूँ। और सर मैंने जिस पर टाइम भी सोचा है ना सर, वो खाली मेरे को रीड करने में सोचना पड़ गया। फिजिक्स का सर थोड़ा कैसा है, मेरे को फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस रहता है, तो फिजिक्स में ऐसा नहीं देख के क्लिक कर सकते, जो सर जेन्युइन बात है वो तो है सर, तो फिजिक्स में तो टाइम लगा फिर। लेकिन सर जब मैथ्स का स्टार्ट हुआ ना सर, अब मैथ्स में कैसा था 1.5 घंटा 50 क्वेश्चन, सर सोचने को है कि बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत मतलब आसानी से हो जाएगा, बट सर 1.5 घंटा वो कब निकल जाएगा 50 क्वेश्चन में सर पता भी नहीं चलेगा सर। एग्जाम में इतना स्ट्रेस सिचुएशन हो जाता है ना सर कि बहुत लोग सर तो मतलब पढ़ने वाले बच्चे सर मेरे साथ के सर ऐसे ऐसे मेरे मतलब हम लोग के ग्रुप्स वगैरह सर, ऐसे पढ़ने वाले बच्चे सर जो मॉक टेस्ट वगैरह में 90 प्लस 96 मारते थे सर, उनके साथ ऐसा हो गया सर आज उनका परसेंटाइल 80 आसपास जाके गिर चुका है सर, मतलब और क्लासेस के जो मेरे दोस्त हैं। अगर मैं ये बोलूं कि अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री जो पेपर 1 के अंदर आता है एक साथ सेट में उसमें से रहेगा, किसको पहले देना चाहिए आपके हिसाब से, जो आपने एक्सपीरियंस किया? अच्छा सर मेरे हिसाब से तो मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे 20 to 25 क्वेश्चन मैंने फिजिक्स को दिया था, और मैंने प्रॉपर टाइमिंग रखा था कि इतना देने के बाद मैं तुरंत केमिस्ट्री पे शिफ्ट, क्योंकि उसमें आपको ऐसा रहता है 1 to 100 पूरा रहता है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री मिक्स रहता है, उसमें आपको उसी में शिफ्ट कर सकते हो, मैथ्स आप ओपन ही नहीं कर सकते हो, आपका पेपर 1 और पेपर 2 सेट में रहता है। उसमें आप कैसा मतलब मैंने सर ऐसा किया था कि मतलब स्टार्टिंग में 20 से 25 क्वेश्चन मैंने फिजिक्स के ही किए थे, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं थोड़ा इसको टाइम दे लूँ। उसके बाद सर जैसे ही मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किया सर, केमिस्ट्री का मैक्सिमम पेपर 40 क्वेश्चन मैंने सर 20 मिनट्स में ओवर कर दिए थे सर। वो बस रीजन ये था कि जैसे जो आपका 9 घंटे का सर, मैं इसको दोबारा रिपीट कर सकूँ, जो 9 घंटे वाला जो सेशन आपने लिया था ना सर, उसमें मैं लगा था सर कितना कम 8.5 घंटा बैठा था सर, 8.5 घंटे में लास्ट के मेरे सर वो हो चुके थे, इसलिए मैं उसमें उड़ गया था। तो उसके जस्ट के सर रिपीटेड क्वेश्चन जैसा था, जस्ट का 10 क्वेश्चन सर सामने आया था सर, उसमें 20 मिनट में पेपर तो होना ही था ना सर, वो 20 मिनट मैंने लिया सर, उसमें कितना 5 से 7 मिनट सर मेरा न्यूमेरिकल में गया खाली, उसके बाद पूरा टाइम सर मैंने खाली फिजिक्स पे दिया था। ऐसा फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इनके टाइम करने का मतलब कंज्यूमिंग रहता है। तो आप केमिस्ट्री को कम समय में करके पूरा समय फिजिक्स में देकर आप जो है कि स्कोर कर सकते हो। 30 मिनट में तो मैक्स टू मैक्स केमिस्ट्री ओवर हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। जब मार्किंग स्कीम आई, मतलब कि जब ऑफिशियल एमएससी सिटी वेबसाइट पर एमएस आता है, मतलब कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है,
बट आपने ये लिखा हुआ है। जी, और जी। जब वो एमएस चेक किया, आपने मार्किंग स्कीम चेक किया, तो आपको कितने मार्क्स मिल रहे थे? एक्चुअली जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मैंने यही मोटिवेशन लगाया था कि मैं 170 185 प्लस मारूंगा तो ही मेरे को 99 मिल पाएगा। 99 पॉइंट की तो बात की बात है, मैं 99 के लिए सोचा था कि मेरे को लगा कि 170 180 प्लस मारूंगा तो ही होगा, मगर ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। उसमें कैसा रहता है, आपके शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस शिफ्ट में बैठे थे उस शिफ्ट में आप टॉपर के साथ कितना कॉम्पीट कर पाए, आप कितने बच्चों को बीट करके आगे निकल के, उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने जब अपना मार्किंग स्कीम, मेरा जब आंसर की रिलीज हुआ था उसमें जब मैंने मार्क्स देखा सर, उसमें मेरा मार्क्स था टोटल आ रहा सर 149 बिफोर सर करेक्शन। उसमें दो आता है सर, एक आएगा पहले जनरल आएगा, उसके बाद एक करेक्शन करके आएगा। जब लोग क्या करते हैं ग्रीवेंस अपना डालते हैं ना सर, उसके बाद करेक्शन करके आता। तो मेरा 149 आया था, करेक्शन करने के बाद वो 152 हुआ था, जिसके कारण सर सब लोग ने फिर कैसा हुआ था, मैंने सोचा नहीं था कि इस पे कुछ क्या परसेंटाइल बनेगा। फिर मेरे को भी थोड़ा डर लग रहा था कि 150 पे क्या बनेगा नहीं बनेगा, बट मेरे को एक्सपेक्टेशन आपने 170 की रखी थी, 175 यस सर 150 आया सर। तो थोड़ा सा सर मेरे को लगा, बट मेरे को ये भी बात अंदर से पता था कि शिफ्ट जो था सर वो बहुत टफ था। उसका मैथ्स का पेपर 8 अगस्त शिफ्ट 2 सर बहुत टफ था। तो मेरे को अंदर से बात आया था कि कुछ तो हो सकता है सर। तो बाद में जब रिजल्ट आया, जब परसेंटाइल लगा सर, तो 99.32 निकला। फिर सर मैं समझ गया था 99.32 परसेंटाइल। ये बात एकदम क्लियर हो रही है कि 99.32 परसेंटाइल जो है इन्हें 152 मार्क्स यस सर 152। मतलब कि अगर किसी का माइंड में ये ख्याल है कि यार 180 190 लाएंगे तो ही मेरा 99 परसेंटाइल आएगा, ऐसा नहीं है। तो अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है तो कहीं ना कहीं वो आप इनसे रिलेट कर सकते हो कि यार ऐसा जरूरी नहीं है, शिफ्ट वाइज जो है शिफ्ट पे आपका परसेंटेज जो है कि परसेंटाइल जो है कि वेरी करेगा। चलिए, अभी जो बहुत सारे बच्चे हैं जो ड्रॉपर्स हैं जी सर, और हाँ। वो चाहते हैं कि यार कुछ गाइडेंस दो उन्हें, ड्रॉपर्स नहीं बल्कि मैं रेगुलर बच्चों के बारे में भी बात कर रहा हूं। हाँ, पहले आप ड्रॉपर्स droppers, yes sir, पहले। कि जिन्होंने ड्रॉप ले लिया है, शुरुआत कुछ भी नहीं हुआ है, आप ये समझ लो कि आज से ही आपके इस वीडियो के बाद से ही वो शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप क्या उन्हें सजेशन देंगे? हाँ सर, और जैसे हमारी एकलव्य 3.0 भी रिलीज हो चुकी है। यस सर, एकदम मतलब पहली बात तो फ्रेंड्स कैसा हो गया ना, आप लोग अगर इस वीडियो के बाद से अगर स्टार्ट करो तो आपके पास प्लस पॉइंट कैसा है कि सर का जो ऐसा एकलव्य 3.0 स्टार्ट हो गया है। इसका सबसे खास बात पता है क्या है, इसमें जब स्टार्टिंग में कुछ लेक्चर्स रहेंगे सिनॉप्सिस, उसके बाद चलेगा पूरा एमसीक्यू। जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं उनको कैसा है, उन्होंने पूरा एक बार पूरे जितने भी अपना चैप्टर्स वगैरह उसको ओवरव्यू करके ऊपर ऊपर से देख लिया रहता है। उनको बस मेन कैसा रहता है एमसीक्यू प्रैक्टिस। और सच बोलते हो एग्जाम में आपको पीवाईक्यू ही काम आएगा और कुछ भी काम नहीं आएगा। यहाँ बात कर लो वहां बात कर लो, कुछ भी काम आने वाला है नहीं सर। तो जो हम लोग का सर जो एकलव्य 3.0 का सर जो आप लोग का सर चलता है सर, वो इतना बेस्ट है सर। उस पर खास बात यही है, ये तो सर बहुत हेल्पफुल है सर, क्योंकि सर इसमें स्टार्टिंग में सिनॉप्सिस रहेगा वो बच्चे के लिए भी जिसको कुछ पता ही नहीं है सर। सिनॉप्सिस में वो लेक्चर्स के बारे में कुछ डिटेल ले लेगा, उस चैप्टर का बेसिक जानकारी ले लेगा। उसके बाद सर वो एमसीक्यूज जो उसको चाहिए ड्रॉपर्स के लिए, तो बस सीधा कि इधर से अब आप एकलव्य को सीधा फॉलो करना स्टार्ट करते तो आपका सर, मैं खुद बोलता सर आपका निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा बिना किसी टेंशन। ड्रॉपर्स के लिए आपने बोला एकलव्य 3.0 फॉलो करने के लिए, जो कि यूट्यूब पे चल रहा है, बिल्कुल YouTube फ्री पे। हो रही है। बट यूट्यूब पे जो डिस्ट्रक्शन आ रहा है उसका वो कैसे कैसे निदान करेंगे? अभी जैसे आपने बताया कि आपने तो सब अनफॉलो कर दिया था, तो आप डिस्ट्रक्शन से बचने के कुछ उपाय जरा बता दीजिए इन्हें भी। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए मैं तो यही बोलता सोशल हूँ मीडिया ओरिएंटेड। हाँ, और सोशल मीडिया के हिसाब से मैं तो आप लोगों को फ्रेंड्स यही बोलूंगा कि देखिए आपका गोल आपके लिए जरूरी है। बाकी डिस्ट्रैक्शन क्या है, वो चैट्स वगैरह आपके वो कुछ महीने की बात है। मैं तो बस इतना ही आपको कहूंगा कि देखो पढ़ना हमको 4 महीने है, 4 महीने बाद आप जब अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में आएंगे तो आपको बहुत कुछ ओवरव्यू करने मिलेगा, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने मिलेगा। तो ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, आप वहाँ पे अपने नेटवर्क बना सकते हैं, अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं। वहाँ पर आप जितना आपका सोशल मीडिया यूज करना आप वहाँ करके दिखा दीजिएगा। बट अभी 4 महीने तो रोक सकते हैं ना हम लोग, ऐसा मेरा ये मानना रहेगा। अगर आप ये कर सकते तो आपके बहुत काम आएगा। तो अपना बोलते हैं कि जो दृढ़ निश्चय होता है कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा मजबूत बनाना होगा अगर आपको डिस्ट्रक्शन से बचना है। अच्छा, आपने बोला कि आप पेड बैच में भी थे। जी सर। तो मुझे सिर्फ डिफरेंस बताइए कि फ्री बैच और पेड बैच में डिफरेंसेस क्या है? कंटेंट तो लगभग सेम होते हैं, बट पेड बैच में कुछ एक्स्ट्रा क्या मिलता है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मतलब दोनों ही। नहीं सर, अभी मैं एक बात बोलूं सर, कैसा है ना पेड और फ्री में सर फर्क होता है। कैसा है ना, अगर लेक्चर्स फ्री वगैरह में रहते हैं जैसे यूट्यूब पे जो एकलव्य क्या, ये तो फ्री ही चलने वाला है, ये हर बच्चा जानता है। फ्री में कैसा रहता है कि बस हाँ आ रहा है, मतलब कैसा रहता है उसमें स्टूडेंट जो रहता है ना, कब मैं इतना आपको लिख के बोल सकता हूँ सर, वो कभी मतलब उसको उतना सीरियस नहीं लेगा। वो अपने उसके आगे अपने ड्रीम वगैरह कोई भूल सकता है, क्योंकि क्या है ना फ्री में वो उसको सीरियसनेस नहीं मिलेगा। बट मैंने देखा है कि जब स्टार्टिंग में मेरे साथ भी यही हुआ था ना फ्रेंड, कैसा है मैंने फ्री लेक्चर्स वगैरह देखता था, मैं भी कभी दिन के 6 घंटे पढ़ता तो कभी 5 दिन पढ़ता ही नहीं था सर। यही रीजन के कारण सर मेरा प्रिपरेशन बहुत लेट स्टार्ट हुआ था, डिले इसी में मेरा हुआ था कि हम लोग ऐसा है कभी पढ़ेंगे तो 6 7 8 घंटे पढ़ लेते थे, फिर कभी 2 3 दिन पूरा पढ़े ही नहीं, मतलब ऐसा किस जोश में पता ही नहीं चलता था।
पेड बैच से पता है क्या हो जाता है कि जैसे पेड बैच हो गया तो क्या होता है, उसमें आपको पता है कि लेक्चर का फिक्स टाइम हो जाएगा। मतलब जैसे ही फिक्स टाइम हो तो आपको पता है टाइम 6 बज गया, दिनेश सर के चैनल पे जाना है, दिनेश सर के ऐप पे आना है। आप वहां बैठेंगे, फिर आपको लगेगा कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, प्रॉपर इस टाइम पे बैठ रहा हूँ। आपको स्टार्टिंग में बहुत ही रफ एंड टफ जाएगा, ये बात जो है वो सच है, रफ एंड टफ। बट आप जैसे पता है आपको ये 2 महीना 3 महीना बीत जाएगा ना, आप मेरे से खुद बोलोगे, मतलब ये आप खुद महसूस करोगे हाँ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। मोटिवेशन से भी ऊपर अगर किसी चीज को रखना पड़ता है तो डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन से आगे कुछ नहीं। तो डिसिप्लिन हमको सिर्फ पेड बैच से ही आता है, क्योंकि उसमें आप अगर कोई इंसान 1 रुपया भी कहीं देता है ना तो वो जरूर एक्सपेक्ट ही करेगा कि भाई मैंने यहाँ पैसा भरा है तो मुझे तो चाहिए, इसका रिटर्न चाहिए। वो 1 रुपये का भी 1000% रिटर्न चाहता है, ऐसा इंसान होता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो सर यही फर्क है सर दोनों में फर्क। हाँ। मतलब ये है कि भाई ह्यूमन टेंडेंसी जो होती है कहीं ना कहीं की रिटर्न लेने की, वो एक इंसान के अंदर पाई जाती है, और इसीलिए जब आप पेड में आ जाते हो तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आपकी लेक्चर को सीरियस लेने की। सर और भी है ना, अच्छा, जैसे और पेड बैच में कैसा है कि अभी YouTube में जैसे आपको डाउट वगैरह हो गया तो आप कैसे फिर इंटरेक्ट कैसे करेंगे, फिर मेन कैसा है उन सर से उतना इंटरेक्शन बन नहीं पाएगा, आप कैसे इंटरेक्ट करेंगे अगर पेड बैच नहीं है। तो पेड बैच में आने कैसे आपको माइक एक्सेस वगैरह मिलेगा, चैट्स का आपको सपोर्ट मिल जाता है ऊपर से। मतलब कैसा कि कभी कभी क्या होता है ना, छोटा डाउट बहुत डेंजरस हो जाता है। अगर आपका डाउट्स वगैरह क्लियर नहीं होगा तो डाउट्स कहाँ क्लियर होता है, वो पेड बैच में क्लियर होता है ना। वहां पर आप सर के थ्रू डायरेक्टली उनसे कॉल पर बात कर सकते हैं, कॉल यानी वो जो ऐप पर रहता है, मतलब बहुत से बच्चे जानते होंगे। तो सर से इंटरेक्शन रहेगा तो आपका जो डाउट आप जो सोच करके 5 से 6 घंटे में निकालते हो आपको ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएगा। तो ये बेनिफिट पेड बैच में बहुत सपोर्ट करता है स्टूडेंट्स को सर। मॉक टेस्ट का क्या रोल रहता है? अगर मैं बोलूं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मॉक टेस्ट से डरते हैं, मतलब वो प्रिपरेशन अच्छा कर लेते हैं बट मॉक टेस्ट नहीं देते कि नहीं सर मुझे डर लग रहा है, मुझे कम मार्क्स आ जाएंगे, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। आपको क्या लग रहा है, आपके साथ क्या हुआ था? मॉक टेस्ट आपने दिया था कि आप हाँ बस सर। ऐसे ही पढ़ाई करके एग्जाम देने चले गए? क्या नहीं था, सर। जरा वो मुझे सीन बताइए। जब मेरा भी सिलेबस पूरा हो गया था ना सर, पूरा सिलेबस जब मैंने भी पढ़ लिया था तो मॉक टेस्ट का जब मेरा भी स्टार्ट में आया तो मैंने स्टार्टिंग के 1-2 मॉक दिए। ऐसा सर मॉक चला गया कि मेरे को खुद को ही समझ में आया कि मॉक चल क्या रहा है। फिर मेरे को अंदर से आया कि मेरा मॉक में ये हालत है तो मैं एग्जाम में करने वाला क्या हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर। मतलब स्टार्टिंग में आप भी सर फ्रेंड देखो होगा कि आपके साथ आप कुछ पढ़ लोगे, अच्छा खासा आपका हो चुका रहेगा तो आप मॉक टेस्ट देने जाएंगे, मॉक टेस्ट दोगे तो आपका स्टार्टिंग में कंफर्म मैं ही बोल सकता हूँ कि आपका मार्क्स गिर सकता है। मार्क्स गिरेगा तो आपको कैसा लगेगा कि बहुत डिमोटिवेट, बट ऐसा नहीं होता है कि आप मार्क्स गिरेगा वही आपको इंप्रूव है, क्योंकि मॉक टेस्ट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं कहता हूँ आपको अगर आप पूरा सिलेबस कितना भी थियरी कितना भी कर लो, कितना भी PYQ लगा लो, अगर आपने एक बार मॉक टेस्ट एंड में नहीं दिया है तो आपका एग्जाम निकल ही नहीं सकता। क्योंकि सर घर बैठ के हम लोग पेपर पे बैठ के पढ़ते हैं, वो घर का माहौल लग रहता है, वो हमारा कैसा है बचपन से इन्वायरमेंट है तो हमको वहाँ कभी डर लगा ही नहीं। बट एग्जाम में कैसा है नए लोग, नए चेहरे, नया कंप्यूटर सब कुछ रहता है, पूरा डर लग जाता है सर उसमें। अगर मॉक टेस्ट अगर आप ना दियो, जो बच्चा वो टॉपर भी गिर जाएगा, मैं खुद बोलता हूँ 80% पे आगे गिर जाएगा सीधा। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है सर, जितना हो सके उतना दे दो। बट मैं तो इतना कहता हूँ जेन्युइन मॉक टेस्ट है अगर आपके पास है तो 5 से 10 मिनिमम हर सब्जेक्ट के दे दो जेन्युइन मॉक टेस्ट, तो आपका उतने में बहुत हो जाएगा। मैंने तो उतने ही दिए सर। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी आप ड्रॉपर थे तो आपने ड्रॉपर के हिसाब से पढ़ाई की, लेकिन अगर जो बच्चे हाँ। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो 12th के साथ कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि 12th के साथ करना डिफिकल्ट तो बाय डिफॉल्ट होगा थोड़ा By बहुत, default है। मैनेज कैसे करना चाहिए? उन्हें क्या 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 गाइडेंस देंगे आप जैसे उन बच्चों friends, को हाँ। जो 12th के साथ इस समय MSc CT की तैयारी करना चाहते हैं, उनका 11th भी करना है, 12th भी करना है, सारी चीजें करनी है, तो क्या गाइडेंस देंगे आप उन्हें? अब फ्रेंड्स जैसे कैसा जो गलतियां जैसे मैंने कर ली थी, कैसा जब 12 के साथ जो एंट्रेंस मेंटेन करना था, एक्चुअली मैं कैसा JEE ओरिएंटेड चला गया था, तो कैसा JEE और CD का थोड़ा सिलेबस में डिफरेंस होता है। तो उसमें कैसा होता है 12 के साथ एंट्रेंस को मैनेज करना डिफिकल्ट तो होता है। बट मैं इतना जरूर कहूंगा आपको कि जैसे अभी आपका नवंबर में अगर ये आपका CD का बैच स्टार्ट है तो आप इसको कुछ लगातार पढ़ते रहिए। बट आपका मेन फोकस अभी तो आपको पता है फैब में जो आपका बोर्ड्स आने वाला है, आप उसका पढ़ाई करते रहिए। देखिए बोर्ड्स में जो कंटेंट है एग्जाम में CD में लगेगा वही, बस दिक्कत हमको कहाँ है मैं आपको खुद ही मैं बोल देता हूँ, जो कि एज अ स्टूडेंट मैं फील करता हूँ। ये हो जाएगा कि हमको कैसा था बोर्ड्स में उसको थियरी पूरा लिखना पड़ जाता है। एंट्रेंस में कितना खास बात क्या रहता है, हमको कॉन्सेप्ट है सीधा अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन। बट बोर्ड्स में कैसा है कॉन्सेप्ट भी पढ़ो उसके बाद क्या उसका थियरी करना पड़ता है। थियरी उसमें हम हमें को मालूम होते हुए हमको क्या करना पड़ता है, डेफिनेशन वगैरह लर्न करना पड़ता है, पेपर लिखना पड़ता है। बट कैसा होगा वो आप अगर एक बार बोर्ड्स निकल गया, बोर्ड्स निकलने के बाद कैसा है कि उसमें थोड़ा सा आपको रफ एंड टफ जाएगा, मगर उसके बाद जब आप बोर्ड्स हो गया ऐसा नहीं टेंशन लेने का कि सर ये मॉक टेस्ट भी है, फिर ये भी मेंटेन हमको कैसे करते रहेंगे सर, इधर हमको बोर्ड्स देना है, मॉक टेस्ट देते रहना है, फिर यहाँ पर CT भी करते रहना है। तो आप एक बार इतना कर सकते हैं, अभी कुछ महीने आप CT पढ़ते रहिए, CT पढ़ते रहेंगे ऐसा नॉर्मल बेसिस पे आप डेली लाइव अटेंड कीजिए। उसके बाद जब बोर्ड्स ओरिएंटेड हो जाएगा, जब आपके वो मैराथन सीरीज आएंगे सर, जो हम लोग का आता है सर मैराथन सीरीज जो आएगा, आप उसमें एकदम लग जाइए। फिर कैसा CD को वो तो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाता है, आप दिनेश सर के ऐप पे देखेंगे या कहीं पे भी देखेंगे, जो अपना यूट्यूब चैनल पर है एकलव्य का, वो अपने आप पॉज हो जाता है सर, तो सिंपल सी बात है।
फिर आप बोर्ड ओरिएंटेड पूरा पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद तो आपको तो पता है बोर्ड्स के बाद सीटी के एग्जाम के बीच में आपको गैप मिलेगा, फिर उसमें आप धुआंधार पढ़ाई कर सकते हैं एकदम। तो ये आप कर सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन है। 12th के साथ सीटी को बड़े अच्छे से पढ़ा जा सकता है, कोई किया जा दिक्कत सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो, तो मेरे ख्याल से अब आपने बोला कि आपको सरदार पटेल कॉलेज में मिला है, जी सर। सीएस मिला है, थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मतलब सीएस करके बस इंजीनियरिंग करके बस रुक जाना है? नहीं, कुछ सर। और भी है आपके माइंड में? जरा वो जो हमारे सर माइंड में जरा ओके बता सर। दीजिए क्या है आपके मेन माइंड में? कैसे अभी तो कॉलेज मेरा फ्रेंड्स मुझे सरदार पटेल अंधेरी का एसपीआईटी कॉलेज है, उसमें सीएसवी डेटा साइंस लगा है सर। डेटा साइंस जो ब्रांच है वो मेरे को एक्चुअली वो ब्रांच ही चाहिए था। मुझे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में फ्रेंड बहुत जाना है सर। मेन कैसा है मेरा जो प्लान है सर वो इस हिसाब से कि सर फर्स्ट टू सेकेंड ईयर में मैं अपना एकेडमिक्स पे ध्यान देते देते प्लस जो अपना जो स्किल्स है कोडिंग वगैरह उस पर वो सब सीखते सीखते हुए मैं करते करते सेकेंड ईयर के बाद स्टार्टिंग सेकेंड ईयर के एंड या थर्ड ईयर के स्टार्ट में मैं कुछ इंटर्नशिप वगैरह करते रहो, क्योंकि मेन कैसा है ना कंपनी आपका स्किल देखेगी ना कि आपके एकेडमिक्स देखेगी। मैं ये बात इतना तो मैं समझ चुका हूँ कि जीपीए मेंटेन करने से कुछ होने वाला है नहीं। जीपीए मेंटेन करेंगे वो आपको बस कितना है लास्ट टू लास्ट एकदम कैसा सिलेक्शन राउंड में ही काम होगा, बट मेन आपको कंपनी की कोई भी सिलेक्ट करेगी आपके क्या स्किल्स पे ही करेगी। तो आप मेन कैसा है जो हमारा कोडिंग वगैरह है सर, जो स्किल्स है उस पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना, वेब डेवलपमेंट ये सब करना, इस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और आगे हमको पता है हमें यही करना ही है, जो हमारे सीनियर्स वगैरह हैं हमको गाइड करते रहते हैं, तो हमको यही पता चला कि एकेडमिक्स से ज़्यादा जरूरी तो आपका स्किल्स होता है। तो दूसरी बात है सर मैं इंटर्नशिप वगैरह करके कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सर वहाँ पे जॉब को क्रैक करना है सर। फिर उसके बाद मेन तो सर स्टार्टअप है सर, कि जो भी करेंगे सर खुद का करेंगे सर, बट कैसा चलो, थोड़ा ये फाइनेंस को थोड़ा कलेक्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग चलो में। बहुत बढ़िया। तो इनका जो एम है सीएस के बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजीनियरिंग करके रुक जाना है, आगे sir. कुछ और भी इन्होंने सोच के रखा हुआ है। जॉब पर स्टेबल नहीं है। यस चलो, थैंक यू अंकित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यस सर, मुझे मैं भी। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स देखे होंगे उनको एक चीज समझ में आ जाएगी कि यार 12th के साथ हम एमएससीटी क्रैक कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉपर्स हैं मतलब आप टॉपर्स हैं, ठीक है। वो कंडीशन तभी होगी जब आप बहुत हार्डवर्क करेंगे और सिंसियरिटी साथ में रेगुलर साथ में बने रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जी सर, थैंक यू सर।